जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या इमारत में नहीं, बल्कि एक बेहद खास दस्तावेज में छिपा है। हमारा भारतीय संविधान। ये दुनिया की किसी भी संप्रभु गणराज्य का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश की धड़कन है। वो नींव है जिस पर आज हमारा पूरा राष्ट्र टिका हुआ है। अब इस भव्यता का अंदाजा लगाना हो तो राष्ट्रपति भवन की विशालता को ही ले लीजिए। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की एक शानदार इमारत भर नहीं है, बल्कि उस विशाल शासन व्यवस्था का एक प्रतीक है जिसे हमारा संविधान चलाता है। इतने बड़े, इतनी विविधताओं से भरे देश को एक धागे में पिरो कर रखना आसान बात तो बिल्कुल नहीं है, और यहीं पर हमारा संविधान अपना असली कमाल दिखाता है। तो चलिए, इस भारी भरकम कानूनी मास्टरपीस को थोड़ा आसान बनाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसे 5 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांटेंगे। पहले इसका ऐतिहासिक निर्माण, फिर इसकी विशाल संरचना, उसके बाद इसकी आत्मा यानी प्रस्तावना, फिर हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और आखिर में इसकी कुछ बेहद अनूठी विशेषताएं। चलिए, सबसे पहले अध्याय 1 से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? एक आजाद देश के लिए अपना खुद का संविधान बनाने का विचार कोई रातों रात नहीं आया था। सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने यह विचार रखा था। फिर 1946 के कैबिनेट मिशन ने इसका रास्ता साफ किया। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और उसी साल दिसंबर में इसकी पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। बहुत लंबी बहस और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया, जिसे हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह से लागू हो गया, हमारा अपना गणतंत्र दिवस। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाने में समय कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, लगभग 3 साल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और डॉक्टर बीआर अंबेडकर के शानदार नेतृत्व में 299 सदस्यों की उस टीम ने दिन रात एक करके एक-एक नियम को बड़ी ही बारीकी से तराशा था। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। इसकी विशाल संरचना। आखिर यह दस्तावेज कितना बड़ा है? देखिए, जब ये बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, जिन्हें 22 भागों और 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। अपने आप में शुरुआत में ही एक बहुत ही विशाल ढांचा था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई रुकी हुई या स्थिर किताब नहीं है। आज इसमें 470 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में फैले हुए हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे लोकतंत्र की जरूरतें बढ़ीं, संविधान ने भी खुद को उसी हिसाब से बड़ा कर लिया। और ये सब मुमकिन हुआ है संशोधनों की वजह से। अब तक 127 विधेयक पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से 105 संविधान संशोधन लागू हो चुके हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। समय के साथ खुद को ढालने की इसमें एक अद्भुत क्षमता है। अब आते हैं अध्याय 3 पर, प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? प्रस्तावना की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। बस यही एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये खुलेआम घोषणा करती है कि देश की सारी ताकत, सारी सत्ता सीधे आम नागरिकों के हाथों में है। ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से उपजी वो दार्शनिक नींव है जिस पर सब कुछ खड़ा है। संविधान सभा के एक बहुत ही प्रमुख सदस्य थे के.एम. मुंशी। उन्होंने इस प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कुंडली भविष्य बताती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के मूल सार, हमारी उम्मीदों और हमारे अंतिम लक्ष्यों की पूरी रूपरेखा तय कर देती है। इसके अंदर जो शब्द हैं उनके अर्थ बहुत गहरे हैं। पहला शब्द है संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत पूरी तरह से एक आजाद देश है। हमारे ऊपर किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी सरकार हम खुद चुनते हैं और वही स्वतंत्र रूप से देश चलाती है। दूसरा शब्द है समाजवादी। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मूल उद्देश्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना और ये देखना कि देश का सारा पैसा कुछ ही हाथों में इकट्ठा न हो जाए। इसके लिए भारत ने एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया है। और फिर आता है पंथ निरपेक्ष। इसे भी 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि हमारे देश का यानी राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। राज्य की नज़रों में सभी मान्यताएं, सभी धर्म बिल्कुल बराबर हैं और हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। तो ये तो हो गई दार्शनिक बातें। अब चौथे अध्याय में आते हैं जमीनी हकीकत पर, यानी मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये सीधा आपसे और मुझसे जुड़े हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे पहले संपत्ति का अधिकार भी इसी लिस्ट में था, लेकिन 44th संशोधन के जरिए उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
इन सब में एक अधिकार ऐसा है जो सबसे खास है, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा तक कह दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो अधिकार है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो हमारे इन अधिकारों की रक्षा करे। अगर ये ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर ही धरे रह जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिकार कभी अकेले नहीं आते। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ भाग 3 में हमें अधिकार मिले हैं तो दूसरी तरफ भाग 4 क में हमारी जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं। तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर इन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। और अब हमारा आखिरी 5वां अध्याय, वे अनूठी विशेषताएं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं। अब इतने बड़े देश को बिना किसी टकराव के चलाना है तो शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा तो होना ही चाहिए, है ना? 7वीं अनुसूची ठीक यही काम करती है। इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें काम करती हैं, और समवर्ती सूची, जहां दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। बिल्कुल साफ और सुलझा हुआ सिस्टम। और सबसे कमाल की बात जो मुझे लगती है वो है हमारे संविधान की दोहरी प्रकृति। आम दिनों में ये एक संघीय व्यवस्था की तरह काम करता है, जहां केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी हुई हैं। लेकिन अगर कोई आपातकाल आ जाए, जैसे अनुच्छेद 352 लागू हो जाए, तो ये तुरंत एकात्मक बन जाता है। सारी शक्तियां सीधे केंद्र के पास आ जाती हैं ताकि देश एकजुट होकर संकट का सामना कर सके। ये लचीलापन दुनिया के किसी और संविधान में शायद ही मिले। तो दोस्तों, 1950 से लेकर आज तक की ये यात्रा वाकई में बेमिसाल रही है। हमारे संविधान ने समय समय पर खुद को ढाला है, हर नई चुनौती का सामना किया है। लेकिन एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जैसे जैसे तकनीक और हमारा समाज तेजी से बदल रहा है, आने वाली सदी में ये जीवंत दस्तावेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को कैसे आकार देगा? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस महान दस्तावेज को समझने का ये सफर आपको दिलचस्प लगा होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।